बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। आज से हम एक नई तारीखी दास्तान का आगाज करने वाले हैं जो मुगल दौर के मशहूर शहंशाह शाहजहां की दास्तान हयात के बारे में है। उम्मीद है कि आपको हमारी पिछली सीरीज की तरह ये सीरीज भी पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इस सीरीज के मुसन्निफ हैं खान आसिफ। पेश लफ्ज, मोहब्बत की अजीम यादगार ताजमहल आज भी अपनी खूबसूरतियों और रानाइयों के सबब अहले दिल की निगाहों का मरकज है। अगरचे वक्त और फिजाई आलूदगी ने इसकी ताबनाकी को मुतासिर किया है, मगर फिर भी इस्लामी फ़न तामीर का ये आला तरीन नमूना अपनी मिसाल आप है। दुनिया भर के लोग इस संगे मरमर से तराशी हुई इमारत को देखने आते हैं जो आज भी पूरी शानो शौकत और आबो ताब के साथ इस्तादा है। मोहब्बत की ये निशानी मुगल शहंशाह शाहजहां ने अपनी महबूब बीवी मुमताज महल के लिए तामीर कराई थी। शाहजहां अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। शायद ही किसी मुगल शहंशाह ने इतनी मोहब्बत की हो। ये नावल दरअसल उसी मुगल बादशाह की दास्तान हयात है जिसने अहदे वफा निभाया और अहले वफा में जिसका शुमार हुआ, जो शहजादा खुरम से शाहजहां बना। एपिसोड 1। लाल किला आगरा के शाही महल से कुछ फासले पर एक और खूबसूरत मकान है जिसके एक आरास्ता कमरे में एक 13 साला हसीन दोशीज़ा महवे ख्वाब है। उस लड़की ने अभी जवानी की सरहदों में कदम रखा है। ये उम्र ऐसी नहीं होती कि इंसानी जज्बात बरांगेख्ता हो जाएं, मगर शाही महल की रंगीन फिजाओं ने दोशीज़ा की उमंगों और आरजुओं को वक्त से पहले बेदार कर दिया है। शहंशाह जहांगीर की हुस्न परस्ती और कैफो निशात की मजलिसों ने किले में रहने वाले हर शख्स को रंगीन ख्वाब देखने का आदी बना दिया है। वो दोशीज़ा भी माहौल के ज़ेर असर कई दिन से मुसलसल एक ही ख्वाब देख रही है। ताहद्दे नज़र नर्म नाजुक पौधों की तवील कतारें हैं। रंगारंग फूल नसीमे सबा के झोंकों से सरचार होकर शाखों पर झूम रहे हैं। नई नई कलियां चटक रही हैं और उन पर हल्की हल्की बारिश की फुहार पड़ रही है। तितलियां अनजानी जबान में फूलों को नगमे सुना रही हैं और भंवरे कलियों से सरगोशियां कर रहे हैं। दोशीज़ा चमन की रविशों से बेहिजाबाना गुजर रही है। दफातन एक जगह वो झिझक कर रुक जाती है। फूलों के अकब से दो इंसानी आंखें उभरती हैं और उसके रुखसारों पर नक्श होकर रह जाती हैं। दोशीज़ा उन नामहरम आंखों को इतने करीब पाकर बारे हया से सिमट जाती है और फिर खौफ से घबराकर उसकी आंख खुल जाती है। उसका पूरा बदन पसीने से शराबूर है। वो शदीद परेशानी के आलम में इधर उधर देखती है। कमरे की फिजा में कोई तब्दीली नहीं आई, हर चीज अपनी जगह मौजूद है। नीलगुम फानूस की मध्यम रोशनी ख्वाब का सा समा पैदा कर रही है, मगर दोशीज़ा की नींद उड़ चुकी है और वही खूबसूरत आंखें ख्वाबगाह में भी उसका ताक़ुब कर रही हैं। फिर वो आंखें हमा वक्त लड़की का पीछा करने लगी, यहां तक कि वो कमसिन दोशीज़ा उन आंखों के सहर में मुब्तला होकर परेशान सी रहने लगी। माँ बाप ने बेटी की उदासी का सबब पूछा तो उसने तबीयत की खराबी का बहाना करके अपने राज पर गहरा पर्दा डालने की कोशिश की, मगर मुलाजिमा मारुख की आंखों से राज पोशीदा ना रह सका। मारुख ने दोशीज़ा से इंतहाई राजदारी के लहजे में कहा, बीबी, मैं तुम्हारी हमदर्द हूं, मुझसे दिल की बात कह डालो। मेरी आंखें तुम्हारे चेहरे पर कोई और ही तहरीर पड़ रही हैं। आंखों के जिक्र पर दोशीज़ा चौंक उठी और फिर रोने लगी। मारुख ने आगे बढ़कर अपने आंचल से उस दोशीज़ा के आंसू खुश करते हुए कहा, मेरी वफादारियों पर यकीन करो बीबी, मैं तुम्हें आखिरी सांस तक मायूस नहीं करूंगी। तुम्हारे बाप के मुझ पर बेशुमार एहसानात हैं। मारुख का लहजा इस कदर जज्बाती और पुरजोश था कि वो दोशीज़ा पिघल गई और उसने अपनी मुलाजिमा को उन आंखों के बारे में बता दिया जो सोते जागते उसका ताक़ुब करती रहती थी। वो आंखें मुगल शहजादे खुरम यानी शाहजहां की आंखें थी, कुशादा, रोशन और भूरे रंग की आंखें जिनकी पुतलियां स्याह थी। मारुख अचानक उदास और परेशान सी नजर आने लगी। दोशीज़ा अपनी मुलाजिमा की ये बदली हुई हालत देखकर घबरा गई। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया है? दोशीज़ा की आवाज लरज गई थी।
मारुख खोए खोए अंदाज में अपनी आकाजादी के दिलकश चेहरे को देखने लगी, जिसकी रंगत उड़ी उड़ी सी नजर आ रही थी। तुम खामोश क्यों हो मारुख? दोशीजा ने वहशत ज़दा लहजे में कहा। मारुख ने ख्यालों की दुनिया से निकलते हुए चौंक कर जवाब दिया, नहीं बीबी, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती कि तुम्हारा ये फेल गुनाह है या कुछ और। दोशीजा के चेहरे पर वहशतों के गहरे रंग नुमाया हो गए थे। मारुख ने एक मुख्तसर से सकूत के बाद दोबारा कहा, मगर तुमने उन आंखों को कहां देखा है? गुज़िश्ता दिनों शहंशाह जहांगीर की तख्त नशीनी के मौके पर जब 17 दिन तक जश्न नौरोज मनाया गया था, दोशीजा रुक रुक कर बोल रही थी। क्या उन आंखों में तुम्हारे लिए भी कोई पैगाम था? मारुख पर एक अजीब सी कैफियत तारी होती जा रही थी। उन आंखों में मुझ जैसी एक आम लड़की के लिए क्या पैगाम होगा? दोशीजा की आवाज बूझी बूझी सी थी। वो तो बड़ी बेपरवाह और बेनयाज सी आंखें हैं। फिर उन आंखों के ख्वाब क्यों देख रही हो? मारुख ने शिकस्ता लहजे में कहा। मैं दिल के हाथों मजबूर हूं। दोशीजा बहुत बेबस नजर आ रही थी। अभी वक्त है, मजबूरियों के हिसार से निकल आओ, वरना इस मासूम सी जान पर कयामत टूट पड़ेगी। मारुख ने उसे समझाना चाहा। यकायक दोशीजा के तेवर बदल गए और उसके अफसुर्दा चेहरे पर गुस्से की झलक नुमाया हो गई। ये नसीहत तो कोई शख्स भी कर सकता है। क्या तुम इसीलिए मेरी गमख्वारी का दम भर रही थी? दोशीजा का लहजा अचानक बहुत तल्ख हो गया था। नहीं नहीं, मेरा यह मतलब हरगिज नहीं था, मारुख ने घबराकर कहा। एक मुलाजिमा अपनी हदूद से आगे बढ़ गई थी। आप आकाजादी हैं, जो दिल चाहे करें। दोशीजा ने महसूस कर लिया था कि मारुख उसके खानदानी मर्तबे से डर गई है, इसलिए फरार की राह इख्तियार कर रही है। मारुख, वक्त के इस हादसे ने तुम्हें मेरा राजदार बना दिया है, दोशीजा ने अपने लहजे में नरमी पैदा करते हुए कहा। तुम्हें इस बात पर यकीन आ जाना चाहिए कि तुम कोई कनीज नहीं, मेरी हकीकी गम गुसार हो। तुमसे दिल की बात कहकर मैं किसी कदर सुकून महसूस कर रही हूं। मुझे मशवरा दो कि मैं किधर जाऊं। अगर वो आंखें इसी तरह मेरा ताक़ुब करती रहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। आप मुझे सोचने के लिए एक रात की मोहलत दें, मारुख ने जवाबन कहा। मैं नहीं चाहती कि कोई गलत मशवरा मेरे आका की बेटी को तबाह कर डाले। खुदा न करे अगर ऐसी सूरत हाल पेश आ गई तो मेरी जिंदगी जो पहले ही एक अजाब है, जीता जागता जहन्नम बन जाएगी। 13 साला दोशीजा जो शहजादा खुर्रम के इश्क में मुब्तला हो गई थी, उसका नाम अर्जमंद था। वो मिर्जा ग्यास बेग की पोती थी और ग्यास बेग अकबर के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान आया और तरक्की करते करते अहम ओहदे तक पहुंचा, फिर मातूब होकर निकाला गया। जहांगीर तख्त नशीन हुआ तो उसने दोबारा ग्यास बेग को तलब किया और वजीर माल बना दिया। अर्जमंद एतकाद खान की बेटी थी, जो आगे चलकर तारीख में आसिफ खान के नाम से मशहूर हुआ। इसके अलावा अर्जमंद को एक और एजाज भी हासिल था कि वो हिंदुस्तानी क्लोपत्रा नूर जहां की हकीकी भतीजी थी। जब अर्जमंद शहजादा खुर्रम के इश्क में मुब्तला हुई, उस वक्त नूर जहां का शोहर शेर अफगन मारा जा चुका था। हिंदू मुअर्रिखों का ख्याल है कि शेर अफगन को शहंशाह जहांगीर के इशारे पर कत्ल किया गया और उस कत्ल की वजह इश्क की वो चिंगारियां थी जो नूरुद्दीन जहांगीर के दिल में दोबारा भड़क उठी थी। इसके बरअक्स अंग्रेज मुअर्रिख जहांगीर को साजिश के इल्जाम से बरी समझते हैं। उनकी राय में शेर अफगन की मौत एक हादसाती मौत थी जिसका जहांगीर से कोई ताल्लुक नहीं था। दरअसल वाकया ये था कि शहजादा सलीम अकबर की जिंदगी में ही नूर जहां की जुल्फों का असीर हो गया था। फिर जब अकबर को वली अहद सल्तनत के इश्क का इल्म हुआ तो उसने मेहरुन्निसा यानी नूर जहां के बाप मिर्जा गयासुद्दीन को बुलाकर सख्त लहजे में कहा कि वो जल्द अज जल्द अपनी बेटी की शादी कर दे। गयासुद्दीन ने फौरी तौर पर शेर अफगन का इंतखाब किया और अकबर की मंजूरी के बाद नूर जहां की शादी कर दी। उस वक्त उस काफिर अदा औरत की उम्र 17 साल थी। जहांगीर ने उस जज्बाती हादसे को फरामोश कर दिया और नूर जहां उसकी जिंदगी से निकल गई। फिर जब अकबर ने शहजादा सलीम को मेवाड़ के राना के खिलाफ जंगी मुहिम पर रवाना किया तो अली कुली यानी शेर अफगन भी उसके साथ था। अगर जहांगीर के दिल में नूर जहां के शोहर की तरफ से कोई हासिदाना जज्बा मौजूद होता तो वो उस मौके से फायदा उठाता और अली कुली को जंग के दौरान बहुत आसानी के साथ ठिकाने लगा देता और जहांगीर की उस हरकत पर किसी को साजिश का गुमान भी ना होता। मगर हम देखते हैं कि जब उसी दौरान अली कुली ने अपनी तलवार से एक शेर को हलाक किया तो जहांगीर ने उसकी बहादुरी की तारीफ करते हुए उसे शेर अफगन का खिताब दिया। इस वाक़े से अंदाजा होता है कि जहांगीर का दिल शेर अफगन की तरफ से आईने की तरह साफ था।
لیکن جب شہزادے نے باپ کے خلاف بغاوت کی تو شیر افغن اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ شیر افغن کی طرف سے جہانگیر کے دل میں بال آ گیا اور اس کا ذہن غبار آلود ہو گیا۔ پھر جب اکبر کے انتقال کے بعد 3 نومبر 1605 عیسوی کو جہانگیر تخت نشین ہوا تو اس نے شیر افغن کا قصور معاف کر دیا اور اسے جاگیر دے کر بنگال روانہ کر دیا۔ اس وقت بنگال کے حالات بہت زیادہ غیر تسلی بخش تھے اور افغان ہندوستان کے گوشے گوشے سے سمٹ کر وہاں جمع ہو رہے تھے تاکہ اپنا کھویا ہوا اقتدار دوبارہ حاصل کر سکیں۔ شاہی مخبروں نے فوراً جہانگیر کو خبر دی کہ شیر افغن بھی افغان سرداروں کے ساتھ سازش میں مصروف ہے۔ جہانگیر نے کسی تاخیر کے بغیر بنگال کے گورنر کو حکم دیا کہ وہ شیر افغن کو بلا کر اس معاملے کی تحقیق کرے اور اگر وہ مجرم قرار پائے تو اسے گرفتار کر کے دارالحکومت آگرہ بھیج دیا جائے۔ قطب الدین نے شاہی حکم کے مطابق شیر افغن کو طلب کر لیا۔ شیر افغن کے آتے ہی مسلح محافظوں نے اسے ایک سازشی سمجھ کر چاروں طرف سے گھیر لیا۔ شیر افغن اپنی یہ توہین برداشت نہ کر سکا اور اس نے مشتعل ہو کر قطب الدین پر حملہ کر دیا۔ مسلح محافظ تیزی سے جھپٹے اور دیکھتے ہی دیکھتے شیر افغن کو ہلاک کر ڈالا۔ شیر افغن کے قتل کے بعد اس کی بیوی مہر النساء یعنی نور جہاں اور بیٹی لاڈلی بیگم کو آگرہ بھیج دیا گیا۔ جہانگیر نے نور جہاں کو اپنی سوتیلی ماں سلیمہ بیگم کی خدمت پر مامور کر دیا۔ پھر جب ایک جشن بہار کے موقع پر جہانگیر نے نور جہاں کو دیکھا تو پرانی یادوں کے زخم ایک بار پھر ہرے ہو گئے۔ اس وقت نور جہاں کی عمر 35 سال تھی مگر وہ آج بھی 16-17 سال کی ایک حسین دوشیزہ معلوم ہوتی تھی۔ اگر نور جہاں کی بیٹی لاڈلی بیگم کو اس کے برابر کھڑا کر دیا جاتا تو دونوں ہم عمر بہنیں نظر آتی۔ حسن کی اس کرشمہ سازی نے جہانگیر کو مسحور کر دیا تھا۔ پھر شاہی محل کے رازداروں نے یہ بات محسوس کر لی کہ جہانگیر ایک بیوہ عورت میں دلچسپی لے رہا ہے۔ وہ بیوہ عورت جو اپنی دوشیزگی کے زمانے میں اس کی محبوب رہ چکی تھی۔ وہ رات ماہ رخ پر بہت بھاری تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ارجمند کو کیا مشورہ دے۔ اگر ایک معصوم دوشیزہ اسی طرح اپنے سینے میں عشق کو پرورش کرتی رہی تو پھر وہ دن دور نہیں جب بے قرار آرزوؤں اور بے چین جذبوں کا یہ آتش فشاں اس کے پورے وجود کو راکھ کا ایک ڈھیر بنا کر رکھ دے گا۔ ماہ رخ نہیں چاہتی تھی کہ زمین کے گوشے میں رہنے والی دوشیزہ آسمان پر چمکنے والے مہتاب کی تمنا کرے۔ ارجمند اور شہزادہ خرم کے درمیان ایک ناقابل عبور خلیج حائل تھی۔ خود ماہ رخ نے بھی ایک دن اسی انداز کا خواب دیکھا تھا۔ اس کی ماں بچپن میں دنیا سے گزر گئی تھی اور باپ جہانگیر کے محافظ سپاہیوں میں شامل تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد ماہ رخ نے شاہی محل میں پرورش پائی تھی۔ پھر جب وہ جوان ہوئی تو اس کے باپ کو جہانگیر کے دوسرے بیٹے شہزادہ پرویز کا محافظ بنا دیا گیا۔ ماہ رخ انتہائی دلکش نقش و نگار کی لڑکی تھی۔ اسے جو بھی دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ محل کی رنگین فضاؤں نے ماہ رخ کے مزاج میں بھی شوخیاں بھر دی تھی۔ اس نے چھپ چھپ کر کئی بار شہزادہ پرویز کو دیکھا اور اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ ماہ رخ شاہی کنیزوں کی زبانی ایسے بے شمار افسانے سن چکی تھی کہ کس طرح ایک شہزادے کی نظر ایک خادمہ پر پڑی اور پھر ایک دن وہ خادمہ ملکہ بن گئی۔ اس قسم کی جھوٹی کہانیوں نے ماہ رخ کو گمراہ کر دیا تھا اور پھر وہ خیالوں کی دنیا میں اپنے آپ کو تخت سلطنت پر جلوہ افروز دیکھنے لگی۔ اس نے کئی مرتبہ خواب میں دیکھا کہ شہزادہ پرویز اسے ہیروں سے مرصع تاج پہنا رہا ہے۔ پھر ایک دن وہ حادثہ پیش آ گیا جس نے ماہ رخ کی دنیا زیر و زبر کر ڈالی۔ وہ جان بوجھ کر پرویز کے سامنے آ گئی اور مغل شہزادے کی نظریں اس کے دلکش چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ دوسرے روز پرویز نے اس کے باپ کو بلا کر کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کو ہماری خدمت پر مامور کر دو۔ یہ کیسے ممکن ہے شہزادہ عالم؟ ایک انجانے خوف سے ماہ رخ کے باپ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں آپ کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اب ہمیں تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں، شہزادہ پرویز نے آمرانہ لہجے میں کہا۔ تم اسی وقت قصر شاہی میں رہ سکتے ہو جب تمہاری بیٹی ہماری خدمت کے لیے دل و جان سے آمادہ ہو جائے۔ تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ جب ہم ذل الہی شہنشاہ جہانگیر کے بعد ہندوستان کی تقدیر کے مالک بن جائیں گے اس وقت تمہاری بیٹی بھی ملکہ عالیہ کا تاج پہن لے گی۔ میں بہت حقیر شخص ہوں شہزادہ عالم۔ ماہ رخ کا باپ بھکاریوں کی طرح گڑ گڑا رہا تھا۔ مجھ پر رحم کیجئے کہ میری بیٹی کسی طرح بھی آپ کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں کون کس قابل ہے۔ شہزادہ پرویز کی رعونت اپنی جگہ برقرار تھی۔ تو پھر مجھے قصر شاہی سے نکل جانے کی اجازت دیجئے۔ میں ہندوستان کے کسی بھی ویران گوشے میں سما جاؤں گا۔ غریب سپاہی نے بدمست شہزادے کے پیروں پر سر رکھ دیا۔
مگر پرویز کے غرور و تکبر کا مظاہرہ کچھ اور شدت اختیار کر گیا۔ ہماری مرضی کے بغیر قصر شاہی میں نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے اور نہ یہاں سے باہر جا سکتا ہے۔ اگر تو کسی طرح یہاں سے فرار بھی ہو گیا تو ہندوستان کی زمین کا کوئی گوشہ تجھے پناہ نہیں دے گا، اور اگر تو کسی گمنام جگہ مر کر دفن ہو گیا تو زمین ہمارے خوف سے تیری لاش کو اگل دے گی۔ مجبور سپاہی کھڑا ہو گیا، اس کی غیرت بیدار ہو چکی تھی۔ شہزادہ عالم نے میری ہر درخواست حقارت سے ٹھکرا دی۔ آپ کو اس کا اختیار ہے کہ دولت و اقتدار کے نشے میں انسان ایسے ہی خدائی دعوے کرتا ہے، مگر اتنا اور سن لیجئے کہ میری زندگی میں یہ ممکن نہیں۔ جب ان کاندھوں پر سر باقی نہیں رہے گا تو شاید آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے، تو پھر اپنے ہاتھوں سے اپنا سر کاٹ دے کہ ایسے بیکار اور بے قیمت سروں کو کاندھوں پر باقی رہنا بھی نہیں چاہیے۔ شہزادہ پرویز نے اپنی تلوار نکالی اور ماہ رخ کے باپ کے سامنے زمین پر پھینک کر چلا گیا۔ اسی رات ایک مجبور مگر غیرت مند سپاہی نے دریائے جمنا میں کود کر خودکشی کر لی تھی، اور ماہ رخ سے کہا گیا کہ اس کا باپ غسل کرنے دریا میں اترا تھا، مگر اتفاق سے وہاں پانی بھی گہرا تھا اور اس کا بہاؤ بھی تیز تھا۔ مزید یہ کہ اسی جگہ بھنور پڑ گیا تھا، نتیجتاً وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ غم سے نڈھال ماہ رخ کئی دن تک یہی سوچتی رہی کہ ایک تیراک فوجی پانی کے معمولی سے گرداب میں کس طرح ڈوب گیا۔ اب اسے کون بتاتا کہ جسے وہ اپنا محبوب سمجھ رہی ہے اسی شخص نے اس کے باپ کو خودکشی پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر کچھ دن بعد ماہ رخ کو شہزادہ پرویز کی خدمت پر مامور کر دیا گیا۔ باپ کی موت کا ماتم کرنے کے باوجود وہ بہت خوش تھی کہ اسے اپنے محبوب کی قربت حاصل ہو گئی تھی۔ پرویز نے اسے بہت سنہرے خواب دکھائے، ملکہ عالیہ بننے اور ہندوستان پر حکمرانی کے خواب۔ وہ ظاہری طور پر مغل شہزادیوں سے زیادہ حسن رکھنے والی لڑکی تھی، مگر اس کا مقدر شہزادیوں جیسا نہیں تھا۔ انجام کار ماہ رخ شہزادہ پرویز کے بستر کی ایک بدنما شکن بن کر رہ گئی، اور ایک روز اس پر یہ خوفناک راز فاش ہو گیا کہ اس سے پہلے بھی شہزادے کے عشرت قدے میں کئی لڑکیاں داخل ہو چکی ہیں۔ آنکھوں میں ملکہ عالیہ بننے کے خواب سمائے ہوئے، اور پھر ان سب کی آنکھوں سے وہ خواب چھین لیے گئے، یہاں تک کہ ایک دن ان کی زندگیاں ایک ڈراؤنا خواب بن کر رہ گئی۔ ماہ رخ کو بھی اب محسوس ہونے لگا کہ شہزادہ پرویز اس سے بیزار ہوتا جا رہا ہے، اور پھر وہی ہوا۔ شہزادے نے ایک رات اس سے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا، اب تو شاہی محل میں اپنے لیے کوئی اور جگہ تلاش کر لے، تجھے یہاں عیش و آسائش کی بھرپور رعایت حاصل ہوگی، اور اگر تو گھریلو زندگی گزارنا پسند کرے تو تیری شادی کسی سپاہی سے کر دی جائے۔ جواب میں ماہ رخ نے شہزادہ پرویز کے قدموں کو اپنے آنسوؤں سے بھگو دیا، مگر سیاست کے بت اشکوں کی معمولی حرارت سے نہیں پگھلتے۔ اپنے محبوب کے عشرت قدے سے بچھڑنے کے بعد ماہ رخ کی زندگی ایک عذاب بن گئی۔ وہ کچھ دنوں تک اسی انتظار میں رہی کہ شاید شہزادے کو اپنا کوئی وعدہ یاد آئے اور وہ کسی روز اسے خلوت میں طلب کر کے اپنے جارحانہ سلوک کی معافی مانگے اور اس کے بے جان خوابوں میں نئی روح پھونک دے، مگر یہ محض دیوانگی تھی، شوریدہ سر اور ناآسودہ تمناؤں کا فریب تھا۔ آتشی انتظار میں ماہ رخ کی راتیں جلتی رہیں اور خلیش درد سے اس کے دن دھواں دیتے رہے۔ اس دوران ماہ رخ نے ایک بار یہ بھی سوچا کہ وہ شہزادہ پرویز کے عشرت قدے میں داخل ہو جائے اور کسی طرح اسے خنجر سے قتل کر کے بے وفائی کے اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے، یا پھر شراب کے جام میں زہر ملا کر دے دے۔ واضح رہے کہ مغل شہزادوں میں شاہ جہاں اور عالمگیر کے علاوہ سب کے سب نو عمری کے زمانے سے شراب پیا کرتے تھے، اور بادہ نوشی ایک معاشرتی رسم بن کر رہ گئی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی ماہ رخ لرز کر رہ گئی، وہ اپنے محبوب کو کس طرح ہلاک کر سکتی تھی۔ پھر وہ مجبور لڑکی شہزادہ پرویز کی درازی عمر کی دعائیں کرنے لگتی اور اپنی بد نصیبیوں کا ماتم۔ ماہ رخ کی محبت بہت عجیب تھی، محبت کی قربت سے محروم ہوئی تو اس پر رضامند ہو گئی کہ وہ کم سے کم ایک نظر اس شخص کو دیکھ لیا کرے جس نے کچھ دن پہلے اسے ملکہ ہند بننے کے خواب دکھائے تھے۔ ماہ رخ کی یہ حسرت بھی کئی ماہ کے طویل انتظار کے بعد پوری ہوتی تھی۔ شہزادہ پرویز اسے کسی شاہی تقریب میں نظر آ جاتا تھا، یا پھر کبھی کبھی محل کی کسی راہداری سے گزرتے ہوئے وہ بہت دور سے اپنے محبوب کو دیکھتی اور آنسو بہا کر رہ جاتی۔ پھر جب ماہ رخ نے اندازہ کر لیا کہ شہزادے کو اپنے اس فعل پر کوئی ندامت نہیں ہے بلکہ وہ پہلے سے زیادہ مسرور و مطمئن نظر آ رہا ہے، تو اسے اپنی بے مقصد زندگی سے شرم آنے لگی۔
फिर ये निदामत इस हद तक बढ़ी कि मारुख अपने बाप के रास्ते पर चल पड़ी। उसने दरियाए जमुना में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर इत्तेफाक से आसिफ खान के एक सिपाही ने उसे बचा लिया। वो मुसलसल चीख रही थी कि उसे मर जाने दे, मगर सिपाही ये कहकर उसे अपने आका के पास ले आया। सिपाही सिर्फ दुश्मनों को हलाक होता हुआ देख सकता है, किसी आम इंसान को नहीं। आसिफ खान ने माहरुख से कई सवालात किए। माहरुख ने अपनी महरूमियों की दास्तान से शहजादा परवेज के झूठे इश्क और बेवफाई का जिक्र हज़फ कर दिया और अपनी तन्हाई को इस तरह बयान किया कि आसिफ खान के दिल में उसके लिए बेपनाह हमदर्दी के जज्बात पैदा हो गए। फिर वो अर्जमंद की मुलाजिमा की हैसियत से आसिफ खान के घर काम करने लगी। यहाँ उसे माँ बाप की मोहब्बत भी मिली और एक छोटी बहन का प्यार भी। अहले खाना के हुस्न सलूक की वजह से दूसरे लोग उसे आसिफ खान के खानदान ही का एक फर्द समझने लगे और खानदान के एक फर्द की हैसियत से उस पर अर्जमंद को रोकने की जिम्मेदारी आ पड़ी थी। वो मासूम अर्जमंद भी उसी की तरह तबाही के रास्ते पर जा रही थी। माहरुख सारी रात जागती रही और फिर एक फैसला करके पिछले पहर सो गई। अर्जमंद माहरुख से बात करने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन नजर आ रही थी। दूसरे दिन सुबह होते ही वो खुद माहरुख के कमरे में पहुंच गई। माहरुख रात ज्यादा देर तक जागने की वजह से खिलाफे मामूल सूरज निकलने के बाद तक सोती रही। जब अर्जमंद ने उसे उठाया तो वह निदामत के लहजे में कहने लगी, माफ करना बीबी, अब तो मेरी नींदों पर भी आपका कब्जा हो गया। रात भर आप ही के ख्वाब देखती रही। तुमने क्या देखा माहरुख? अर्जमंद ने पुरजोश लहजे में पूछा। यही कि आपको ऐसे ख्वाब नहीं देखने चाहिए। माहरुख हर हाल में अपनी आकाजादी को उस अजाब से बचाना चाहती थी। तुम्हारे और शहजादे खुर्रम के दरमियान बहुत फासले हैं। मैं रात भर उन फासलों के मुतालिक गौर करती रही हूं, मगर ये फासले कभी खत्म नहीं होंगे। कैसे फासले? अर्जमंद ने बड़ी मासूमियत के साथ पूछा। वही जो मेरे और आपके दरमियान हाइल हैं, माहरुख ने जवाब देते हुए कहा। मेरे और तुम्हारे दरमियान तो कोई फासला नहीं। अर्जमंद की सादा लोही उसी तरह बरकरार थी। आप आकाजादी हैं और मैं एक मुलाजिमा। माहरुख बहुत मोहतात होकर बोल रही थी कि कहीं अर्जमंद का दिल ना टूट जाए, मगर फिर भी वो हकाइक बयान करने पर मजबूर थी। अगर कोई मुलाजिम आपका रिश्ता मांगे तो फिर आप उसे क्या जवाब देंगी? क्या आप उसे अपनी जिंदगी का रफीक बना लेंगी? माहरुख के सवाल पर अर्जमंद के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसकी समझ में आ गया था कि फासला किसे कहते हैं। अर्जमंद ने चंद लम्हों में उस बुलंद दीवार को देख लिया था जो उसके और शहजादा खुर्रम के दरमियान सर उठाए खड़ी थी। आपके बाप और दादा शहजादा खुर्रम के बाप शहंशाह जहांगीर को इस तरह सलाम करते हैं कि उन दोनों के सर सजदे की हालत में होते हैं। शहंशाह जलालुद्दीन अकबर ने रस्म सजदा की बुनियाद डाली थी और जहांगीर ने भी उस रस्म को बरकरार रखा था। बड़े से बड़ा दरबारी जब शहंशाह के हजूर पहुंचता तो उसे अपने हुक्मरान को इस तरह सजदा करना पड़ता था जैसे वो बंदगी की रस्म अदा कर रहा हो। अर्जमंद के गुलाब जैसे चेहरे पर मायूसियों का धुआं फैलता जा रहा था। मेरी मासूम आकाजादी, आप शहंशाहों को नहीं जानती, माहरुख ने बड़े कर्बनाक लहजे में कहा। उन्होंने अपने आप को खुदाई के दर्जे पर फाइज कर लिया है। उन तक रसाई हासिल करने के लिए हम जैसे इंसान सजदे पर मजबूर कर दिए जाते हैं और अक्सर लोगों के सजदे तो कबूल भी नहीं होते। फिर क्या होगा माहरुख? ये कहते कहते अर्जमंद की गिलाफी आंखों में आंसू छलक उठे। मंजिल तलाश करने की बजाय उसी रास्ते से अपने घर की तरफ लौट आओ। माहरुख ने अर्जमंद को तर्के मोहब्बत का मशवरा देते हुए कहा। अभी वक्त भी है बीबी, और तुम्हारे कदमों में इतनी ताकत भी है कि वापस आ सकती हो। नहीं माहरुख, मेरे कदम जवाब दे चुके हैं। अर्जमंद वापस जाने के लिए खड़ी हो गई। मैं उस रास्ते पर ही सफर करूंगी। अब मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। माहरुख घबरा गई। उसे अंदाजा नहीं था कि यह मासूम सी लड़की इश्क की राह गुजर पर इंतहा तक चली गई है। माहरुख ने अर्जमंद का दामन पकड़ लिया। मैं आपको तन्हा जाने नहीं दूंगी। आप शौक से ये ख्वाब देखें, मगर होशमंदों की तरह। अगर आपके लिए मेरी जिंदगी भी काम आ जाए तो मैं उस कुर्बानी से गुरेज नहीं करूंगी। माहरुख की इल्तिजा पर अर्जमंद रुक गई और सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। पहले आप शहजादा खुर्रम की आंखों में अपना मकाम तलाश करें, माहरुख ने अर्जमंद को दोबारा बिठाते हुए कहा। वो किस तरह? अर्जमंद ने परेशान होकर पूछा। क्या मैं खुद उनके सामने चली जाऊं और अपने जज्बों का इजहार कर दूं? नहीं, इस तरह तुम शहजादे की नजरों से गिर जाओगी। माहरुख ने कुछ सोचते हुए कहा। पहले शहजादा खुर्रम का सामना करो,
मगर दूर से, एक मखसूस फासले के साथ। फिर ये देखो कि तुम्हें सामने पाकर तुम्हारे महबूब के चेहरे पर कैसे रंग उभरते हैं। मैं उन्हें कैसे देख सकती हूं माहरुख। ये कहते कहते अर्जमंद का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। ये आंखें तो उनके रूबरू उठती ही नहीं। अर्जमंद यकायक बदहवास नजर आने लगी। फिर उस निगरानी की खिदमत मेरे लिए छोड़ दीजिए, माहरुख ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर उसकी मुस्कुराहट में शगुफ्तगी नहीं थी। माहरुख को ये बातें करते वक्त अपना महबूब शहजादा परवेज और उसकी बेवफाई याद आ रही थी। अर्जमंद जोश जज्बात में माहरुख से लिपट गई। तुम मेरी कितनी हमदर्द हो। अर्जमंद की आवाज में अजीब सा इर्तियाश था। खुदा करे कि तुम भी बहुत जल्द अपनी मंजिल से हमकिनार हो जाओ, मगर इसके बाद हमें ना भूल जाना। अपनी राजदार की तरफ से हौसला अफजा जवाब पाकर वो किसी शराबी की तरह सरशार नजर आ रही थी। अब माहरुख अपनी आकाजादी को क्या बताती कि वो मंजिल के करीब जाकर भी नाकाम लौट आई है और महरूमियों के गर्दो गुबार में गुम होकर रह गई है। शिकस्ता दिल और नाकाम आरजू होने के बावजूद वो अर्जमंद की खुशियों में शरीक होने की कोशिश कर रही थी। मगर उन्हें कहां देखूंगी। यकायक अर्जमंद ने चौंक कर पूछा, कल शहंशाह जहांगीर तमाम शहजादों, वजीरों और अमीरों के साथ मीना बाजार तशरीफ लाएंगे। उसी मौके पर तुम उनकी आंखों को दोबारा देख सकोगी, जिनके तलिस्म में तुम्हारे होशो हवास भी खो गए हैं और नींदें भी। अर्जमंद रक्स से अंदाज में वापस चली गई और माहरुख बहते हुए आंसुओं के साथ दुआ करने लगी, ऐ मेरे खुदा, इस मासूम लड़की को मेरी तरह आतिशे फिराक में ना जलाना। मैं तो तेरी मुफलिस व हकीर मखलूक थी, इसलिए झुलस कर रह गई। मगर ये अमीरजादी इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सकेगी, जलकर खाक हो जाएगी और फिर ये खाके परेशान इसकी जात को दुनिया की नजरों में तमाशा बना डालेगी। जिस शहजादे ने एक हसीन दोशीजा की दुनिया में हलचल मचा दी थी, वो 5 जनवरी 1592 को लाहौर में पैदा हुआ था। यह शहजादा खुरम की पैदाइश से कई साल पहले का वाकया है। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर की फतुहात में इजाफा होता जा रहा था, मगर उसकी एक बीवी सुल्तान सलीमा बेगम की उदासियों में कोई कमी वाक़ नहीं हुई थी। अकबर अपनी उस महबूब बीवी के ऐशो आराम का बहुत ख्याल रखता था। इंतहाई कीमती लिबास और नायाब जरो जवाहिर की कसरत ने सलीमा बेगम के ज़ाहिरी हुस्न को बढ़ा दिया था, लेकिन दिल की दुनिया रोज बरोज वीरान होती जा रही थी। एक दिन खलवत में सलीमा बेगम ने अकबर से कहा, जिल्ले इलाही, अगर खुदकुशी मजहबन जायज होती तो मैं अब तक आपका बख्शा हुआ कीमती हीरा खाकर मौत की गहरी नींद सो चुकी होती। अकबर सलीमा बेगम के दर्द से बाखूबी वाकिफ था। बे औलाद होने का गम उसे किसी शम्मा की मानिद लहजा बा लहजा पिघलाए जा रहा था। अकबर ने उस सिलसिले में हिंदुस्तान के गोशे गोशे से बेहतरीन वेदों और हकीमों को तलब किया था। शुरू में उन मायानाज मुआलिजों ने बड़े दावे किए थे, मगर तकदीर के आगे उन सब की तदबीरों ने शिकस्ते फाश खाई थी। और फिर एक दिन तमाम तबीबों ने यक जबान होकर कहा था, अगर जिले इलाही चाहें तो हम सब के सर कलम कर सकते हैं कि हम अपने अपने दावे में इंतहाई झूठे साबित हुए। लेकिन यह हकीकत है कि अगर खुदा ही अपना फैसला बदल डाले तो मलिका आलिया के औलाद पैदा हो सकती है, वरना तिबी तज्जिया कहता है कि मलिका आलिया कुदरती तौर पर बांझ है और इस बीमारी का इलाज किसी हकीम के पास मौजूद नहीं। यह सुनकर अकबर का चेहरा भी उतर गया और उसने बुझे दिल के साथ हकीमों को इनामो इकराम देकर रुखसत कर दिया था। फिर जब सलीमा बेगम की उदासियां हद से बढ़ी तो शहंशाह अकबर ने मुल्क के नामवर नजूमियों को तन्हाई में तलब कर लिया। तमाम नजूमी अपनी अपनी किताबें वगैरह खोलकर बैठ गए। बहुत देर तक कागजात पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचने के बाद तमाम ज्योतिषियों ने मुत्तफिका तौर पर दबे लफ्जों में ऐलान कर दिया, सितारों का कोई किरान और कोई नजर महारानी के हक में नहीं है। हमारा ज्ञान यही कहता है कि अगर अनहोनी हो जाए तो अलग बात है, वरना होनी यही है कि मलिका आलिया बेऔलाद रहेंगी। एक बार फिर महरूमी के एहसास ने सलीमा बेगम के गुलाबी चेहरे को धुएं का हम रंग बना दिया। जब बूढ़े और तजर्बाकार नजूमी अपनी अपनी पेशगोइयां कर चुके तो निस्बतन एक जवान ज्योतिषी हरगोबिंद ने शहंशाह अकबर और मलिका सुल्तान सलीमा बेगम के आगे सर झुकाते हुए कहा, मैं ये बात मानता हूं कि सितारों की कोई नजर महारानी के हक में नहीं है, मगर उसके साथ ही मुझे मेरा इल्म यह भी बताता है कि बहुत जल्द एक अनहोनी होकर रहेगी और मलिका आलिया एक ऐसे बच्चे को गोद ले लेंगी जिसकी किस्मत का सितारा बहुत अरूज पर होगा और वही बच्चा आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान की किस्मत का मालिक होगा। हरगोबिंद की पेशगोई बड़ी अजीब थी,
दूसरे पेशावर नजूमियों ने हरगोबिंद की मुस्तकबिल बीनी पर शदीद तंज किए, मगर वो इत्मीनान से बैठा रहा। वक्ती तौर पर सलीमा बेगम हरगोबिंद के अल्फाज से बहल गई और अकबर भी खुश हो गया कि शरीक हयात के एहसास महरूमी ने खुद उसे भी फिक्र तशवीश में मुब्तला कर दिया था। फिर कोई 2 साल बाद वो अनहोनी होकर रही। जहांगीर ने 1556 ईस्वी में मारवाड़ के राजा उदय सिंह की लड़की राजकुमारी मानमती से शादी की थी। मानमती को उर्फ आम में जगत गोसाई के नाम से भी पुकारा जाता है। मानमती भी गुज़िश्ता 35 साल से बेऔलाद थी। मानमती के बारे में भी दरबारी नजूमियों की यही पेशगोई थी कि उसकी गोद हरी नहीं हो सकती। शाही तबीब भी इत्तेफाक राय से यही कहते थे कि मानमती अपने बाद अपना कोई वारिस नहीं छोड़ेगी। फिर 1592 में वो अनहोनी सामने आ गई। 36 साल बाद जब राजकुमारी मानमती महरूमियों और उदासियों के अथाह समंदर में डूब चुकी थी, उस वक्त उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली। मानमती के बतन से एक खूबसूरत लड़का पैदा हुआ था। शाही खानदान की रस्म के मुताबिक बेटे की पैदाइश के 6ठे दिन जहांगीर ने शहंशाह अकबर से दरख्वास्त की कि जिले इलाही जश्न निशात में तशरीफ लाएं और नौजायदा बच्चे को उसका नाम अता करें। अकबर ने बड़े वालिहाना अंदाज में अपने खूबसूरत पोते को देखा और जोश मोहब्बत से मुस्तरिब होकर मासूम बच्चे की पेशानी पर अपने होंठ रख दिए। वल्लाह, ये बच्चा अकबर के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। जलालुद्दीन अकबर ने सरशार लहजे में कहा। उसके बाद शहंशाह ने नौमौलूद शहजादे को खुरम नाम दिया और उसी दिन बच्चे को सुल्तान सलीमा बेगम के हवाले कर दिया गया। जब शहजादा खुरम 4 साल 4 माह और 4 दिन का हुआ तो मकतब की रस्म अदा की गई। उस मौके पर शानदार जश्न भी मनाया गया और शहजादे की तालीम और तरबियत के लिए बेहतरीन अताली को उस्ताद मुकर्रर किए गए। शहजादा खुरम फितरी तौर पर बहुत ज़हीन और गैर मामूली हाफिजे का मालिक था। अगर एक बार किसी चीज को देख लेता तो वो अपने पूरे खदो खाल के साथ उसके जहन पर नक्श हो जाती थी। खुरम का फौजी अतालिक सिपह सलार महाबत खान था। महाबत खान का असली नाम जमान बेग था। वो एक मामूली सिपाही की हैसियत से फौज में भर्ती हुआ था। उसने मैदान जंग में मुगल सल्तनत के इस्तेहकाम के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमात अंजाम दी थी। जहांगीर ने तख्त नशीन होते ही जमान बेग को महाबत खान के नाम से सरफराज किया। एजाज पाने वाला दूसरा शख्स अर्जमंद का दादा मिर्जा गयास बेग था, जिसे वजीर माल बनाने के साथ साथ एतमादुद्दौला का लक़ब अता किया गया था। जिन दिनों अर्जमंद शहजादे के इश्क में मुब्तला हुई थी, उससे कुछ रोज पहले खुरम को 7 हज़ारी जात और 5 हज़ारी सवार का मनसब दिया गया था। उस खबर ने अर्जमंद के अलावा और भी बहुत से दिलों में तलातुम पैदा कर दिया कि शहंशाह जहांगीर और मुगल शहजादे मीना बाजार में तशरीफ लाएंगे और अपने रोशन चेहरों के दीदार से किला के मकीनों की आंखों को मुनव्वर करेंगे। आगरे का किला सुल्तान सिकंदर लोदी ने तामीर कराया था। पहले यह किला पत्थर, ईंट और चूने से तामीर किया गया था। मुगल हुक्मरान शहंशाह अकबर ने 1572 में किले की तामीर का आगाज किया। इस बार किले को सुर्ख पत्थर से तामीर किया गया था। यह किला 9 साल की मुद्दत में मुकम्मल हुआ और इस पर 20 लाख रुपए खर्च हुए। किले की ऊंचाई 30 गज, हिसार की दीवार की चौड़ाई 10 गज, खंदक की चौड़ाई 30 गज और गहराई 12 गज है। इस किले के बाग में खास मौके पर मीना बाजार लगता था। मीना बाजार में सिर्फ खवातीन ही मुख्तलिफ सामान की दुकानें आरास्ता करती थी। ये शाहों की एक मखसूस तफरीह थी जिसके जरिए वो शाहाना रोबो जलाल और बख्शिशो अता के मुजाहिरे करते थे। जब सिपहर के करीब अर्जमंद माहरुख के साथ मीना बाजार पहुंची तो वहां उसकी फूफी मेहरुन्निसा पहले से मौजूद थी। अब क्या होगा माहरुख? अर्जमंद ने दूर से नूरजहां की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम अपनी फूफी से दूर दूर रहोगी। माहरुख ने बहुत गौर से नूरजहां की जानिब देखा। शेर अफगन की मौत का शौक खत्म हो चुका था और अब नूरजहां इंतहाई जर्क बर्क लिबास में किसी हसीन दोशीजा की तरह जलवागर नजर आ रही थी। नूरजहां को देखकर अर्जमंद और माहरुख दोनों वक्ती तौर पर हसद का शिकार हो गई थी। नूरजहां 35 साल की उम्र में भी तमाम नौ उम्र दोशीजाओं से ज्यादा शादाब और जवान नजर आ रही थी। आओ आगे चलें, माहरुख ने सरगोशी के अंदाज में अर्जमंद से कहा। तुम इस दुकान पर मौजूद रहोगी जहां से शहंशाह और शहजादे पहले गुजरेंगे। ऐसी जगह खड़ा होना बेकार है जहां किसी की नजर ही ना पड़ सके और अगर कोई एक निगाह देख भी ले तो सरसरी अंदाज में गुजर जाए। अर्जमंद धड़कते दिल के साथ खामोशी से चलती रही और फिर उस दुकान पर पहुंच गई जो बाग के सिरे पर सजाई गई थी और उसी मकाम से मीना बाजार की सैर का आगाज होता था। अर्जमंद औरतों का जोश और तजस्सुस देखकर हैरान रह जाती है। फिर दबे लहजे में माहरुख से पूछती है,
इन औरतों को क्या हो गया है? बीबी, जो मर्ज आपको लाहिक है, ये औरतें भी उसी बीमारी में मुब्तला हैं। माहरुख ने बहुत आहिस्ता लहजे में कहा, मगर उसकी आवाज से गहरी तलखी झलक रही थी। इनमें से चंद औरतें उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं जो ज्यादा कीमत की लालच में अपना सामान फरोख्त करने आई हैं, मगर बेशतर तादाद उन खवातीन की हैं जो शाह या शाहजादों या उमरा की मंजूर नजर बनने के जनून में यहां तक आई हैं। इन औरतों को जरा गौर से देखो, दुकानों से ज्यादा इनके चेहरे और जिस्म आरास्ता हैं। गाजे के रंग में डूबे हुए चेहरे और इत्र की खुशबू में बसे हुए जिस्म। ये मीना बाजार नहीं आकाजादी, ये औरतों की नीलामगाह है, जिसमें बदनसीब और बेखबर औरतें अपने आप को नीलाम करने आती हैं। ये छोटे कद की खवातीन शाही महल के मीनारों को छूने की कोशिश कर रही हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि ये इस कश्मकश में अपनी जान दे देंगी, मगर कसरे शाही के बुलंद मीनारों को आखिरी सांस तक नहीं छू सकेंगी। ये तल्ख और हिम्मत शिकन गुफ्तगू सुनकर अर्जमंद का चेहरा उतर गया था। माहरुख को फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने इंतहाई शौक लहजे में कहा, बीबी संभल जाओ, शाह और शाहजादों की सवारियां आने ही वाली हैं। अगर मैं कुछ देर के लिए आपसे दूर चली जाऊं तो परेशान ना होना। मुझे इस हजूम में आपकी फुप्पी महरून निसा पर भी नजर रखनी है कि आखिर वो इतने शौक और भड़कीले लिबास में मीना बाजार क्यों आई हैं। उनके बारे में मैंने यही सुना था कि वो स्याह कपड़े इस्तेमाल करती हैं और हर वक्त अपने शोहर का मातम करती रहती हैं। मेरे फुप्पा शेर अफगन के इंतकाल को कई माह हो चुके हैं। अर्जमंद ने अपनी फुप्पी महरून निसा की वकालत करने की नाकाम कोशिश की, मगर फिर भी एक बेवा औरत को मीना बाजार में इस तरह नहीं आना चाहिए था। तुमसे भी ज्यादा शौक और रंगीन लिबास है इनका। माहरुख ने एक बार फिर नूर जहां की तरफ देखते हुए कहा, जो थोड़े ही फासले से मलबूसात की एक दुकान पर मौजूद थी और बार बार बाग के दरवाजे की तरफ देख रही थी। उन्हें भी किसी का इंतजार है बीबी, माहरुख ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपकी मोहतरम फुप्पी किसका इंतजार कर रही हैं, और उसी इंतजार पर तुम्हारे मुस्तकबिल का इन्हसार है। आखिर तुम क्या कहना चाहती हो माहरुख? अर्जमंद ने परेशान होकर कहा और नूर जहां की तरफ देखने लगी। वाकईतन उसकी मुस्तरिब नजरें बार बार बाग के दरवाजे की जानिब उठ रही थी। अभी तुम मेरी बातों का मफहूम नहीं समझोगी आकाजादी, अर्जमंद ने बदस्तूर तल्ख लहजे में कहा। मैं महल्लाते शाही की राजदार हूं और खूब जानती हूं कि कौन किस तरफ देख रहा है। अर्जमंद माहरुख से कुछ और पूछना चाहती थी कि अचानक मीना बाजार में मुसल्ला फौजियों का एक दस्ता दाखिल हुआ। कुछ देर तक वो सिपाही मीना बाजार का जायजा लेते रहे कि यहां कोई मर्द या मशकूक शख्सियत तो मौजूद नहीं। फिर वो तमाम फौजी बहुत तेजी से वापस चले गए। ये शहंशाह की आमद का ऐलान है, माहरुख ने अर्जमंद से सरगोशी करते हुए कहा। अर्जमंद के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और फिर हर तरफ नकीबों की पुरशोर सदाएं गूंजने लगी। होशियार बाश, हद्दे अदब, जिले इलाही शहंशाह अबुल मुजफ्फर नूरुद्दीन जहांगीर तशरीफ ला रहे हैं। अर्जमंद ने घबराकर माहरुख का हाथ पकड़ लिया और बेतरतीब सांसों के साथ कहने लगी, मैं शहजादे का सामना किस तरह करूंगी माहरुख? अपने दिल को काबू में करो बीबी, माहरुख ने धीमे लहजे में कहा। अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो शायद उम्र भर तुम्हें कफे अफसोस मलना पड़े। अभी शहजादा खुरम के दिल पर किसी दोशीजा की मोहब्बत काबिज नहीं हो सकी है। तुम उनकी आंखों को गौर से देखो, हो सकता है उन आंखों में तुम्हारे लिए कोई पैगाम महफूज हो। कुछ देर बाद ही शहंशाह जहांगीर मीना बाजार में दाखिल हो गया। जलाले शाही का यह आलम था कि मीना बाजार में खड़ी हुई औरतों की सांसें रुक गई थी। उस वक्त मीना बाजार में तकरीबन 800 खवातीन मौजूद थी। ऐसा लगता था कि आसमान से लाल किला के बाग में मुख्तलिफ लिबास पहनकर परियां उतर आई हों। ऊदे ऊदे, नीले नीले, पीले पीले पैराहन। शहंशाह जहांगीर के पीछे बड़ा शहजादा खुसरू था, उसके बाद शहजादा परवेज, फिर शहजादा शहरियार और सबसे आखिर में शहजादा खुरम। बाग में दाखिल होते ही जहांगीर की नजर अर्जमंद पर पड़ी और फिर मुख्तलिफ औरतों के चेहरों से गुजरती हुई नूर जहां के रुखे ताबनाक पर ठहर गई। माहरुख ने एक बार फिर नूर जहां की तरफ देखा। वो बहुत ज्यादा बेचैन नजर आ रही थी। जहांगीर आहिस्ता आहिस्ता नूर जहां की तरफ बढ़ने लगा। शहजादा खुसरू औरतों के सिलसिले में खिलाफ तवक्को एक किनात पसंद इंसान था। उसे अपनी बीवी से हद दर्जे मोहब्बत थी, इसलिए बेनयाजाना गुजर गया। शहजादा परवेज की हरीसाना नजरें चंद लम्हों के लिए अर्जमंद के चेहरे पर जम गईं, मगर माहरुख को करीब पाकर वो फौरन ही आगे बढ़ गया। माहरुख के दिल में एक तेज नश्तर सा उतर गया, लेकिन उसके जख्म को देखने और खामोश चीख को सुनने वाला उस हजूम में कोई नहीं था। शहजादा शहरियार तबन एक अयाश नौजवान था,
اس لیے چاروں طرف گھبرا گھبرا کر دیکھ رہا تھا۔ آخر میں شہزادہ خرم ارجمند کے قریب سے گزرا اور اس کے قدم زمین پر جم کر رہ گئے۔ خرم ایک خاص محویت کے عالم میں ارجمند کو دیکھ رہا تھا۔ ماہ رخ نے چند ساعتوں میں ان آنکھوں کے پیغام کو پڑھ لیا اور ارجمند کو تنہا چھوڑ کر اس طرف بڑھنے لگی جہاں شہنشاہ جہانگیر نور جہاں سے باتیں کر رہا تھا۔ ماہ رخ کی اتنی ہمت تو نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ شہنشاہ جہانگیر کے قریب پہنچ کر والی ہندوستان کی گفتگو سنے، مگر پھر بھی وہ اس مقام تک ضرور پہنچ گئی تھی جہاں سے انسانی چہروں پر آنے والے رنگوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا تھا۔ جہانگیر نے مہر النساء یعنی نور جہاں کے قریب ٹھہر کر ایک عجیب سے لہجے میں پوچھا تھا، مہرو تم کیسی ہو؟ یہ الفاظ ادا کرتے وقت جہانگیر کے ذہن میں ماضی کی یادوں کا ایک ایک نقش روشن ہو گیا تھا اور چہرے پر 17-18 سال پرانے زخموں کا عکس ابھر آیا تھا۔ جواب میں نور جہاں نے مسحور کن نظروں سے اپنے اس محبوب کی طرف دیکھا تھا جو ہندوستان کی زمین پر بسنے والے بے شمار انسانوں کی تقدیروں کا مالک تھا۔ پھر اس کے احمری ہونٹوں کو ہلکی سی جنبش ہوئی تھی، ذل الہی کے رحم و کرم کے سہارے جی رہی ہوں۔ نور جہاں کے جواب میں احساس محرومی بھی تھا اور قسمت کے جارحانہ عمل کی شکایت بھی، وہ عمل جس کے تحت اس کا شوہر موت کی گہری نیند سو گیا تھا اور خود اس نے بیوگی کی قبا پہن لی تھی۔ ماہ رخ نے کچھ فاصلے سے نور جہاں کے چہرے کا مشاہدہ کیا۔ خوبصورت بیوہ کے رخسار گرمی جذبات سے لو دینے لگے تھے، کسی مجسمے کی طرح ترشا ہوا بدن بار حیا سے سمٹ گیا تھا اور آنکھیں جھکی جا رہی تھی۔ ماہ رخ کے اندیشے درست ثابت ہوئے۔ نور جہاں اپنے بہتر مستقبل کی تلاش میں اس ماضی کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں شہنشاہ جہانگیر کا ناکام عشق شرر فشاں تھا۔ ماہ رخ جو کچھ دیکھنا چاہتی تھی وہ ایک ہی نظر میں سامنے آ گیا، اس لیے وہ تیزی سے پلٹ کر ارجمند کی طرف آئی۔ وہاں کچھ اور ہی صورتحال تھی۔ شہزادہ خرم محویت کے عالم میں ارجمند کو دیکھے جا رہا تھا اور ارجمند پسینے میں نہائی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور جسم میں ہلکی ہلکی لرزش موجود تھی۔ ماہ رخ کے سارے مشورے رائگاں گئے تھے اور ارجمند نے شہزادے کی آنکھوں کا پیغام پڑھنے کی بجائے اب اپنے آپ ہی کو کھو دیا تھا۔ شہزادہ خرم کے حیرت و سکوت کے باعث ماہ رخ کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں مینا بازار میں موجود سینکڑوں خواتین اس راز کو نہ جان لے اور یہ محبت قبل از وقت ایک تماشا بن کر نہ رہ جائے۔ اس لیے وہ بے باکی کے ساتھ آگے بڑھی اور پرجوش لہجے میں کہنے لگی، شہزادہ عالم کی خدمت میں یہ کنیز سلام پیش کرتی ہے۔ جلترنگ جیسی ایک نسوانی آواز نے شہزادہ خرم کی محویت کا طلسم توڑ دیا۔ اس نے چونک کر ماہ رخ کی طرف دیکھا جو نیم قد جھکی ہوئی ادب و احترام کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ سیدھی کھڑی ہو جاؤ، ہمیں نیاز مندی کے یہ آداب پسند نہیں، خرم نے باروب آواز میں کہا۔ ماہ رخ گھبرا کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ شہزادہ خرم کی اس سادگی نے اسے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ تم کون ہو؟ خرم کے لہجے سے جلال شاہی نمایاں تھا مگر آواز بہت نرم اور شیریں تھی۔ میں ارجمند بانو کی خادمہ ہوں، ماہ رخ نے اپنی آقا زادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ آپ کے وزیر اعظم آصف خان کی صاحبزادی ہیں۔ ماہ رخ نے موقع غنیمت جان کر ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ ڈالا۔ وہ دنوں کا فاصلہ لمحوں میں طے کرنا چاہتی تھی۔ خرم کے چہرے پر حیرت کا ہلکا سا عکس ابھرا مگر اس نے ماہ رخ کے سامنے ارجمند بانو کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ماہ رخ کو شہزادے کی تہذیب اور شائستگی کا یہ انداز بہت پسند آیا۔ پھر ماہ رخ نے دیکھا کہ شہزادہ خرم کا ہاتھ آہستہ آہستہ بلند ہو رہا ہے۔ دوسرے ہی لمحے شہزادے نے اپنے گلے کا ہار اتار کر ماہ رخ کی طرف بڑھا دیا۔ ماہ رخ ایک بار پھر خرم کی شرافت و انسانیت کی قائل ہو گئی تھی۔ اس نے دربار جہانگیر میں بارہا ایسے مناظر دیکھے تھے کہ جب شہنشاہ کسی سے خوش ہو کر اپنی کوئی ذاتی چیز انعام میں دیا کرتا تھا تو حکمران کے چہرے پر عجیب سا احساس برتری نمایاں ہوتا تھا اور وہ انعام میں دی جانے والی چیز کو دربار کے فرش پر پھینک دیا کرتا تھا۔ اس کے برعکس شہزادہ خرم نے ماہ رخ کو اپنا قیمتی ہار اس طرح دیا کہ جیسے کوئی شخص اپنے کسی دوست کو تحفہ دے رہا ہو۔ ماہ رخ نے کئی بار جھک کر شہزادے کو سلام کیا اور خرم انتہائی باوقار انداز میں چلتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور یہاں پہ پہلی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو دبا دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام، اللہ نگہبان۔